हम सब ने स्काईफाई मूवीज ज़रूर देखी होंगी जहाँ पे लोग मार्स पे ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे कॉलोनाइजेशन भी कर लेते हैं। मगर रियलिटी की बात करें, अगर हमें मार्स को हैबिटेबल भी बनाना है ना बिना कांस्टेंट लाइफ सपोर्ट के, तो हमें एक बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी पे जाना होगा टेराफॉर्म करने की मार्स को। और इसी तरह का एक आइडिया एलॉन मस्क ने भी दिया है इस प्रोसेस को तेज़ करने का कि मार्स को पृथ्वी से भिड़ा दिया जाए। तो आखिर ऐसा प्रपोजल उन्होंने दिया ही क्यों और क्या एक्चुअली ये काम भी करेगा? चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें एक सेलेस्टियल बॉडी को टेराफॉर्म करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि ओरिजिनल प्लेनेट पहले से ही पृथ्वी की तरह हो। फॉर्चुनेटली हमारे लिए मार्स जो है वो पृथ्वी की तरह ही है और हमारे पास भी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान होने वाला है मार्स को टेराफॉर्म करना। हाँ, ऐसा लगता है कि मार्स के पास कुछ पोलर आइस कैप्स हैं और उसमें सिमिलर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी हैं उसके एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक्चुअली खड़े रह सकते हैं वहाँ पे बजाय कि बाकी गैस जाइंट्स के। कुछ और सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसमें आती है रोटेशन रेट और एक्सिस टिल्ट। मार्स का एक दिन या फिर सोल सिर्फ 24 घंटे 37 मिनट का होता है, जो कि थोड़ा सा लंबा है पृथ्वी से। और मार्स का एक्सिस टिल्ट भी 24 डिग्री का है, जो कि बहुत सिमिलर है पृथ्वी के 23.5 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि लगभग बराबर ही वेदर के शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं। और इन फेवरेबल फीचर्स के अलावा कुछ बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, मार्स का एटमॉस्फेयर 1% से भी कम मोटा है अर्थ के एटमॉस्फेयर जैसे, और सिर्फ उसमें से भी 0.2% है उसमें ऑक्सीजन है। वहीं पे बची हुई 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के साथ ही जो टेम्परेचर है मार्स का वो सूटेबल है कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हमें टेम्परेचर्स 75 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक मिले हैं। जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है मार्स का वो एक्चुअली -81 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का है, और टेम्परेचर -100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से भी नीचे जाते हैं। ऑल्सो जो ग्रेविटेशनल पुल है मार्स में वो 1/3 है सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के मुकाबले। तो हमें सिर्फ मार्स को गर्म करना होगा और उसके एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को भी बदलना होगा जिससे वो ज़्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सपोर्ट करे। लकीली साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि पृथ्वी की हिस्ट्री के एक पॉइंट पे इसका एटमॉस्फेयर भी, जिसमें ज़्यादातर CO2 होता था। एज अ रिजल्ट हमें देखना होगा किस तरह से जो चीज़ नेचुरली पृथ्वी पे हुई थी उसे रेप्लिकेट किया जा सके मार्स पे। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलो शुरुआत कर लेते हैं छोटी आइडियाज़ पे, इससे पहले कि हम बात करें मार्स को उड़ाने की। पहला आइडिया है बहुत बड़े ऑर्बिटल मिरर्स का इस्तेमाल करके, और ये तो बिल्कुल सीधी बात है। बेसिकली आइडिया ये है कि हम मिरर्स बना सकते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइल्स चौड़े होंगे और उसे मार्स पे लॉन्च कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे ले जाने में बड़ी दिक्कत आएगी उसे, मगर थियोरेटिकली ये पॉसिबल होगा कि हम वैसे मिरर्स को स्पेस से भी बना सकें। नासा करेंटली अपने सोलर सेल को डेवलप कर रहा है जो कि यूज़फुल होगा अगर हम डिसाइड करते हैं कि इस प्लान का इस्तेमाल करें। एनीवेज ये 2 लाख टन के मिरर्स जो है वो कुछ 100,000 माइल्स की ऊंचाई पे होंगे मार्शियन सरफेस के, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा सोलर रेडिएशन और एनर्जी को मार्शियन सरफेस पे रिफ्लेक्ट कराने के लिए। हम इन मिरर्स को रैंडम प्लेसेस पे रख सकते हैं जिसकी वजह से थियोरेटिकली वो मार्शियन सरफेस का टेम्परेचर कुछ डिग्रीज तक बढ़ा देंगे कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पे। मगर जो असली एप्लीकेशन है इस आइडिया की वो होगी कंजक्शन के साथ मार्स पोलर कैप्स के। हम कई सारे बहुत बड़े जो मिरर्स होंगे ना उन्हें मार्स के पास रख देंगे और उनकी रिफ्लेक्शन को मार्स के पोलर कैप्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और धीरे धीरे ये ना कि सिर्फ बर्फ़ को पिघलाएगा मगर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो बर्फ़ के नीचे छुपी हुई है उसे बाहर निकालेगा। जैसे टेम्परेचर्स बढ़ने लग जाएंगे मार्स के पोलर कैप्स में, इसकी वजह से कई सारी ग्रीन हाउस गैसेज भी निकलेंगी मार्शियन सरफेस पे। और जैसा कि हमको पता है ग्रीन हाउस गैसेज साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। आयरॉनिकली मार्स का टेराफॉर्मिंग प्लान्स जो है ना उसमें कई सारे तरीके दिखाते हैं लोग कि आर्टिफिशियली किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को मार्स पे लाया जा सके। इसी चीज़ के साथ ही जो अगला प्लान है वो है कि मार्शियन एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन किया जाए। कंस्ट्रक्ट करना और मूव करना 100 माइल लंबी मिरर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर हम बहुत सारे मटेरियल्स को मार्स पे मूव ही कर रहे हैं तो क्यों ना सोलर पावर्ड ग्रीन हाउस प्रोड्यूसिंग गैसेज फैक्ट्रीज को ही बनाया जाए मार्स पे। ये फैक्ट्रीज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करेंगी मार्शियन एटमॉस्फेयर में, उससे मोटा हो जाएगा वो और गर्म भी हो जाएगा, और वो CO2 को ऑक्सीजन में भी बदल देगा ह्यूमंस के लिए ताकि वो आगे जाके सांस ले सके। और वैसे भी हम तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं पृथ्वी पे, तो हम इस सक्सेस को या फिर लैक ऑफ सक्सेस को मार्स पे भी कर सकते हैं जहाँ पे वो एक्चुअली मददगार होगा हमारे लिए। और कई सालों बाद ही एक्सपेक्टेड है कि हालांकि कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं करेगा ब्रीदिंग डिवाइसेस की, मगर ये डेफिनेटली प्रेशराइज सूट्स की नीड्स को तो एलिमिनेट कर देगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक ऐसा आइडिया है जो कि मार्स को न्यूक करने के बराबर ही है, जो है एस्ट्रॉइड्स को मार्स पे लॉन्च करना। हालांकि ये भी बहुत बड़ा पागलपन है मगर एक्चुअली ये ज़्यादा आसान है बजाय कि बाकी जो 2 पहले मैंने प्लान बताए उनके। हमें मिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ सप्लाईज को बड़ी फैक्ट्रीज बनाने और मिरर बनाने के लिए मार्स पे नहीं भेजना होगा। इसके बजाय हमें एक सुपर पावरफुल रॉकेट इंजन को एक बेचारे एस्ट्रॉइड पे लगा देना होगा जो कि वर्ल्ड ऑफ स्पेस में घूम रहा होगा और उसे सुसाइड मिशन पे भेज देना होगा मार्स के।
मगर ये काफ़ी आसान लगता है थ्योरी में, मगर जो वज़न है ना, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो बहुत भारी होने वाला है, लिटरली और फिगरेटिवली भी। एनीवेज, ये प्लान कहता है कि न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हुए 10 बिलियन टन के एस्ट्रॉयड को 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में मार्स की तरफ भेजा जाए। ये एक्चुअली 1 दशक लगा देगा करने में, मगर इवेंचुअली ये मार्शियन सरफेस पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि एक्सपेक्टेड है कि 130 मिलियन मेगावाट्स की पावर जनरेट होगी इससे, और ये बराबर होगा 130 ट्रिलियन वॉट्स ऑफ पावर की, जो कि इनफ है कि हर चीज़ हम दुनिया में चला सकते हैं 10 सालों तक। ये इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर को 3 डिग्रीज तक बढ़ा देगा पूरे मार्स में, जिसकी वजह से ट्रिलियन टन्स ऑफ जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी एविडेंटली, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी ज़्यादा निकलेगी ऐसे एस्ट्रॉइड से। तो हमें बस कुछ ही चाहिए होंगे कि 25% ऑफ मार्शियन सरफेस जो है उसमें पानी आ जाएगा और एटमॉस्फेयर भी इतना गर्म हो जाएगा कि इंसान वहाँ पर रह सकेंगे। और हो सकता है हम इन सारी चीज़ों को सिर्फ 50 सालों के अंदर ही कर लें। हाउएवर, जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस प्लान की वो ये है कि एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट जो है वो मार्स को इनहेबिटेबल कर देंगे कई दशकों तक। हालांकि ये प्लान जो है वो थियोरेटिकली पॉसिबल लग सकते हैं। नासा ने कंफर्म कर दिया है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये आइडियाज़ पॉसिबल ही नहीं है। लाइकली हो सकता है कि आगे जाके कुछ 100 सालों में ये चीज़ चेंज हो जाए, क्योंकि हम एडवांसमेंट करते रहते हैं, या फिर बजाय इसके ऐसा हो सकता है कि हम एक और ज़्यादा पागलपंती वाला आइडिया लगाएं जो कि इस समय को और कम कर देगा। और ये हमें एलॉन के प्लान पे लेके आता है, जो कि है मार्स को उड़ाने का। एलॉन मस्क जो है इस आइडिया को 2015 से टीज कर रहे हैं, और उनके रीसेंट ट्वीट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी सीरियस है इस चीज़ को लेके। और ये कंसिडर करते हुए कि हमने एस्ट्रॉयड के आइडिया को तो देख ही लिया, ये चीज़ सेंस भी बनाती है। एक ही डिफरेंस होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो न्यूक्लियर बॉम्ब से आएगी, बजाय कि एक एस्ट्रॉयड के जो कि मार्शियन सरफेस से टकराएगा। हाउएवर, क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब होगा बजाय कि एक एस्ट्रॉयड के, तो हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा कब ये फटेगा। दूसरे शब्दों में हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो सरफेस पे टकराएगा इससे पहले कि वो डेटोनेट हो जाए। एलॉन मस्क इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वेरी लो फॉल आउट न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन से। इस तरह से हम मार्शियन सरफेस को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे एस्ट्रॉइड्स की तरह, और इसी की वजह से हम आर्टिफिशियल सूरज भी बना पाएंगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो होंगे वो मार्स के पोलर कैप्स के ऊपर टारगेट किए जाएंगे, जिसके वजह से वो पिघल जाएंगे और प्लैनेट को हीट अप करेंगे। मस्क क्लेम करते हैं कि ये रिस्की नहीं है और ये मार्स को रेडियो एक्टिव भी नहीं बनाएगा। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मार्स पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना सबसे फेवरेबल सोल्यूशन लगता है आज की टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे पास है। हाउएवर, एक सीरियस क्रिटिसिज्म जो है इस प्लान का वो ये होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स लगेंगे। अकॉर्डिंग टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रॉसकॉस्मोस, जो कि रशियन नेशनल स्पेस एजेंसी है, मस्क के प्लान में मिनिमम 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगेंगे। और इसे पर्सपेक्टिव में लाएं तो आज हमारे पास 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर हमारे पास 1986 में 70,000 थे। तो हम कैपेबल है 10,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने का। तो हाउएवर, ये काफ़ी मुश्किल होने वाला है। जब ये कंसर्न एलॉन मस्क को बताया गया तो उन्होंने सिंपली रिस्पॉन्ड किया नो प्रॉब्लम से। और आई गेस उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाना सबसे आसान पार्ट होगा मार्स को टेराफॉर्म करने का। एनीवेज, दिन के आखिर में चाहे ये मिरर्स हो, फैक्ट्रीज हो, एस्ट्रॉइड्स हो या न्यूक्स हो, जो मार्स को टेराफॉर्म करने की है वो ये है कि सबसे इफेक्टिव वे निकाला जाए मार्स को थर्मल एनर्जी में बदलने के लिए, जिसकी वजह से हम मार्स को हीट अप कर सके और इवेंचुअली परमानेंट बेसिस बना सके मार्स पे बिना कॉन्स्टेंट लाइफ सपोर्ट के। और करंटली एलॉन मस्क को लगता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सोल्यूशन है। मगर अगर उनका आइडिया सही भी हो जाता है ना, तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी तरह से मार्स को टेराफॉर्म करने में मिनिमम कपल ऑफ 1000 ईयर्स या फिर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो लग ही जाएंगे। ये हमारी ज़िंदगी से तो बहुत आगे हो जाएगा। हाउएवर, अगर हमने बॉल को सही तरीके से डाला तो हमारी लाइफ टाइम्स के अंदर ही हम एक रिस्पेक्टेबल कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं पूरे एफर्ट में। क्या आप लोगों को लगता है मार्स को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देना सही तरीका है? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है प्रोमिनेंट आइडियाज़ को जो कि मार्स को टेराफॉर्म करने में काम आएंगे। साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।